जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आप सभी के लिए यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपके साथ में निःशुल्क और फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन सब के अलावा आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक वाइज लास्ट 5 इयर्स के पीवाइज क्यू भी आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, और लास्ट 10 इयर्स के यूपीएससी के पीवाई क्यू भी मैं आपके साथ में चर्चा के बिंदु बना रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थी, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से कुछ नहीं जाएगा परंतु हमें एक मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँचती है। ये उन स्टूडेंट्स तक पहुँचती है जो आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं है कि 10,000 रुपये 20,000 रुपये की टेस्ट सीरीज ले सकें। इसीलिए मैं आप सभी को ध्यान में रखते हुए आपके उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके साथ में निःशुल्क और फ्री में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब तक हमने दृष्टि आईएएस के आपके साथ में 13 टेस्ट डिस्कस कर लिए। ये 14वां टेस्ट है और इसका पार्ट नंबर 1 आपको प्रोवाइड करवा दिया। ये लास्ट और अंतिम सेकेंड पार्ट है, वो अगर नहीं देखा है आपने देख लीजिएगा। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स, आप अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी, आप उसको विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई पर्सनली क्वेश्चन है और तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है। चलिए समय न गवाते हुए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट जो क्वेश्चन था आपका क्लासेस में जो हमने आपको दिया था, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था और मैंने कहा है आपको डेली रोज सुबह या जब भी आपको समय मिले 20 मिनट आपको क्या करनी है, मैपिंग आवश्यक रूप से देखनी है। कितने मिनट? 20 मिनट डेली का रूटीन लगा लीजिए बच्चे, क्योंकि आपके 4 से 5 क्वेश्चन अब मैप से आ रहे हैं प्रीलिम्स की परीक्षा में। देखिए क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पूछा गया था बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन से देश हैं जो बाल्टिक सागर के साथ में सीमा साझा करते हैं? कुछ आपके दिमाग में पिक्चर बननी है। बाल्टिक सागर, नॉर्थ स्ट्रीम, जिस स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा वहीं पर बाल्टिक सागर है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है लास्ट ईयर्स 2024 में यूपीएससी ने आप देखोगे नॉर्थ सी से क्वेश्चन पूछा था। तो इस बार अब टेस्ट सीरीज या संस्थाएं जो भी उस तरीके से उसके आसपास के रीजन से क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसीलिए बाल्टिक सागर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें बाल्टिक सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो आपका रूस, जी हाँ, इसके साथ में सीमा साझा करता है। क्या बेलारूस लगता है? क्या बेलारूस आपको बाल्टिक सागर के साथ में सीमा साझा करता है? नहीं, बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? ये एक लैंडलॉक कंट्री है। तो जहाँ 3 है उसको कट कर दो, आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। मतलब कि ये आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। अब या तो आंसर ए होगा या फिर, अब देखो यहाँ पर एक बात तो सत्य है कि आपका जो लातविया है, जो आपका पोलैंड है, ये तो सीमा साझा करता ही है। क्या इन सब के अलावा लातविया सीमा साझा करता है? जी हाँ। जर्मनी करता है? जी हाँ। तो ये देश आप देखोगे इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वीडन है एक, और आप इसका नाम लिख लेंगे स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। किसका नाम लिखेंगे? स्वीडन, फिनलैंड लिख लीजिएगा। स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये भी इसके साथ में, पोलैंड, जर्मनी, रूस, ये सब इसके साथ में क्या है, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यहीं से है नॉर्थ स्ट्रीम, गल्फ ऑफ फिनलैंड से बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी तक जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था बच्चे? ऑप्शन नंबर डी था। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है। 51 भारत शासन अधिनियम। ये टेस्ट मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट है सर बच्चे पॉलिटी से रिलेटेड है। जी हाँ, आपको थंबनेल पे शो कर जाएगा, पॉलिटी से रिलेटेड ये टेस्ट है। इसमें आपका 20 से 30% करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं।
भारत शासन अधिनियम 1919 आपने पढ़ा होगा 1919, क्योंकि जैसे कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा ही सफिशिएंट है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट देके रखे और पूछा है कितने कथन सत्य हैं। क्या पूछा है आपसे? कितने कथन सत्य हैं, बताइएगा कितने सत्य हैं। और पेयर वाला क्वेश्चन है, चलिए एक एक करके देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय विधानमंडल और प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की गई। क्या ये बात सही है? क्या इसमें प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत आपको देखने के लिए मिलती है कि इसके साथ साथ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से निम्न और केंद्र के मध्य उच्च सदन और राज्य परिषद की स्थापना हुई और यहीं पर प्रत्यक्ष आप देखोगे चुनाव लेकर के आए। दूसरे में कह रहे हैं इसके तहत पहली बार सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार प्रदान किया गया। देखिए यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार नहीं दिया गया था। इस समय तो जर्मनी में यूरोप में भी आप देखोगे नहीं दिए गए थे, बल्कि मतदान के अधिकार को संपत्ति कर और अन्य योग्यताओं के आधार पर रखा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा दूसरा आपका गलत। तीसरा है इसके द्वारा पहली बार बजटीय प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ये बात एकदम सही है, प्रांतीय बजट और केंद्रीय बजट को यहाँ पर अलग करके पेश करने का प्रयास किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट्स करके बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल में बजट, मतलब कि आप देखोगे जो आपके वित्त वार्षिक जो विवरण लेखा जोखा है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो बताइएगा किस में की गई है। नेक्स्ट, संविधान सभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में क्वेश्चन पूछा है। पहला, रियासतों को उनके ऐतिहासिक महत्व के आधार पर विधानसभा में सीटें आवंटित की गई, मतलब कि जो रियासतें होती थी देशी रियासतें तो उनके महत्व के आधार पर थी। दूसरे में कह रहे हैं कि रियासतों के प्रतिनिधित्व का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के उपयोग करके किया गया था। नंबर 3 में कह रहे हैं कि संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से नामित किया गया था। आपको बताना था कि इसमें कौन सा या से सही है या फिर है। देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें संविधान सभा, तो संविधान सभा खासतौर पर कैबिनेट मिशन आपने पढ़ा होगा। कैबिनेट मिशन आता है आपका, ठीक है, और उस कैबिनेट मिशन 1945 के तहत में संविधान सभा में लगभग आप देखोगे 389 सदस्य थे और इसको डिज़ाइन करने के लिए बनाए गए थे। इसमें 296 ब्रिटिश भारत से आवंटित किए गए थे और 93 सीटें देशी रियासतों से। आपको मालूम है कि 296 सीटों में से लगभग 292 खासतौर पर 11 गवर्नर प्रांतों से और 4 खासतौर पर आप देखोगे चीफ जो मुख्य आयुक्तों से चुने जाते थे, जिनको प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। तो पहला जो स्टेटमेंट है अगर आप देखोगे, क्योंकि प्रांतों को खासतौर पर उनके बीच में जो सीटों का आवंटन किया गया था वो खासतौर पर किसके आधार पर हुआ, ऐतिहासिक महत्व नहीं था बच्ची। ये जो यहाँ पर आएगा किसके आधार पर, वहाँ की आबादी के अनुसार पर होगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में आज भी आप देखोगे सीटें किसके आधार पर होती हैं, जनसंख्या आबादी के आधार पर। तो यहाँ पर आपका पहला जो स्टेटमेंट है गलत है। दूसरे में कह रहे हैं कि रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का उपयोग करके किया गया था। तो ये भी गलत है, क्योंकि देशी रियासतों को उनके प्रतिनिधित्व नामों से नामित किया गया था, ना कि निर्वाचन हुआ था, नॉमिनेट किए गए थे। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि जो आपकी संविधान सभा थी उसमें खासतौर पर निर्वाचन और खासतौर पर आप देखोगे नॉमिनेट, मतलब कि दोनों तरीके से सदस्यों को चुना गया था। तो पूछा गया था यहाँ पर कौन सा, तो देखो जब आपका पहला कथन गलत है तो आंसर ए और डी नहीं होगा, दूसरा गलत है तो आंसर बी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा क्वेश्चन क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में पूछा है, संविधान की विशेषताएं। और ये करेक्टर्स जरूर आवश्यक रूप से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 3-4 चीज़ें जब आप पॉलिटी पढ़ें, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेम्बल, ये आवश्यक रूप से पढ़ें। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये विधायिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, इन सबको पढ़ें। और विधानसभा, आपातकाल, इसको भी पढ़ के जाएँ। और ख़ास तौर पर आपको पढ़ना है कि एकात्मक स्वरूप क्या है सरकार का, ठीक है,
और संघात्मक स्वरूप क्या है, इन सब के अलावा संसदीय व्यवस्था क्या है, और थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा अमेरिका से और यूरोप के ब्रिटेन से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बेनिफिशियरी रहेगा। और कुछ संविधान के भाग आर्टिकल भी देख लें एक बार, ठीक है। सभी आप देखोगे आर्टिकल पर ज़्यादा तो नहीं, 1 से 50 तक तो याद हो जाता है, बीच बीच में थोड़े बहुत वैसे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको पार्ट पूरे के पूरे पता होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर्स क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिएगा, विशेषताएं पर पूछा गया। पहला, भारत का संविधान अनम्य है क्योंकि किसी भी प्रावधान में केवल साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, भारत के अगर संविधान की बात कर ले तो भारत का संविधान मिश्रण है, मतलब कि यहाँ पर नम्य और अनम्यता का आप देखोगे मिश्रण आपको दिखाई देगा। इसमें साधारण बहुमत से संशोधन भी होता है, ठीक है। आप जानते हैं ना साधारण बहुमत का मतलब क्या है, 50% प्लस 1 होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, कभी भी 51% मत बताना, 50% प्लस 1 होता है टोटल का, कुल का, जितने भी उपस्थित होते हैं। संविधान एक राजनीतिक ढांचा मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। हाँ, अगर आप देखोगे तो भारतीय संविधान का जो भारत शासन अधिनियम आपने पढ़ा था 1935 का, तो अगर आप उसको जानते हैं और उसको देखते हैं तो लगभग आप देखोगे 40% से प्लस 40% प्लस जो हिस्सा है भारतीय संविधान का उसी से लिया गया। तो सही पूछा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में पूछा है, मैंने कहा देखो प्रस्तावना, थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि यह व्याख्या फर्क है लेकिन इसका कोई स्वतंत्र विधिक आधार नहीं है। क्या ये बात सही है, बताइएगा, क्या ये बात आपकी सही है? तो ये बात आपको एकदम सही हो जाएगी। दूसरे में कह रहे हैं कि इसमें 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अब तक 2 बार संशोधन हुआ है। बताइए कितनी बार संशोधन हुआ है? पहली बात तो इसका आंसर आप ही देंगे, ठीक है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है ना। मैंने आपको पॉलिटी के टेस्ट इतने करवा दिए हैं कि आपने अभी तक रिवीजन भी नहीं किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपसे कमेंट में बनता है, ठीक है। पॉलिटी से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और पहले पे मैंने निशानी लगा दिया है, तो आंसर ही केवल आपको देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 55 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, बताइएगा। ये कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, राज्यों का पुनर्गठन कब से हुआ है स्टूडेंट्स, आप सभी बाकी पे। भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, और तभी से 1948 में आप देखोगे एस के धर कमेटी बनाई गई, फिर उसके बाद पीवी कमेटी बनाई गई, और उन सब के अलावा फिर विद्रोह जैसे होने लगे, और उन सबको ध्यान में रखते हुए आप देखोगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1954 में बनाया गया, और 56 में कई ऐसी चीज़ें आपने देखने को मिली। फजल अली आयोग का गठन हुआ और केरल को पहला एक राज्य बना जो भाषा के आधार पर बनाया गया। तो उसी पर क्वेश्चन पूछा है। पहला कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 2 संसद को भारतीय संघ में एक विदेशी क्षेत्र को शामिल करने की अनुमति देता है जो उन नियमों और शर्तों के अधीन है जिन्हें वह उचित समझती है। क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे जी हाँ, ये बात एकदम सही है। जैसे कि हमने बांग्लादेश को अपने 100 ऐसे रीज़न दिए और हमें 51, आई थिंक 51 जो रीज़न थे हमें वहाँ से मिले। बेरुवाड़ी मामला केस आपने पढ़ा होगा 1968 का, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अनुच्छेद 3 संसद को संबंधित राज्यों की सहमति प्राप्ति किए बिना मौजूद राज्यों की सीमाओं में बदलाव करके एक नया राज्य बनाने में सक्षम बनाता है। ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कहा गया है 3 में आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना घटाना संविधान के आर्टिकल 3 के तहत कर सकती है। लेकिन जब भी संकल्प लेकर के आएगी तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की सहमति होना अनिवार्य है। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन की मांग से संबंधित किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से रिवीजन हो गया।
चलिए इंग्लिश वाले बच्चे करेक्ट आंसर बताइएगा, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दीजिएगा बच्चे, ठीक है। कई बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर थोड़ा सा फास्ट करवाइएगा, जल्दी से करवाइएगा, सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ बच्चों आज ही कर लेते हैं एक ही क्लास में सारी टेस्ट सीरीज, एक मैराथन लगा देते हैं 20-30 घंटे की महामैराथन, है कि नहीं। देखिए बच्चा, आपको जैसे जैसे हमें मिलेगा संस्थाओं से, ठीक है, जिसकी टेस्ट सीरीज है वहाँ से, वैसे वैसे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, एक आध दिन का इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ये निश्चित है। चलिए, तो पूछा है कितने कथन सही थे, ठीक है, यही पूछा गया आपसे कि कितने कथन सही थे। तो देखो कितने सही थे, तो इसमें 3 कथन सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इजी क्वेश्चन होंगे ना तो मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है, जो मुझे लगेगा कि मैंने, क्योंकि मेरे को इतना अनुभव तो है, यूपीएससी का अनुभव है लास्ट आप देखोगे 4 से 5 ईयर्स का, और पढ़ाने का भी अनुभव रहा है ठीक ठाक, ठीक है। तो कई चीज़ें मेरे को हैं, काउंसलिंग का भी रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखो 56 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे रिलेटेड पूछा है, सिटीजनशिप से रिलेटेड पूछा है। याद है आपको संविधान का पार्ट नंबर 2 आर्टिकल 5 से 11 तक सब कुछ याद हो रहा है। 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है। भारत शासन अधिनियम 1955 याद हो रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2015 का, 2003 का, 2019 का, कुछ बन रही है पिक्चर। चलिए देखिए क्या है, ये कह रहे हैं संविधान के भाग 1 में नागरिकता से संबंधित है। किससे बच्चे, नागरिकता से। इसका आंसर आप दोगे, इजी आंसर है, क्योंकि मैंने तो ये बता ही दिया आंसर, तो इसका केवल आपको टिक करना है। दूसरे में कह रहे हैं भारत में राष्ट्रपति के पद हेतु जन्म से नागरिकता और देशीयकरण से प्राप्त नागरिकता दोनों तरह के लोगों के लिए अर्ह है। देखो कभी भी भारत में इस बात को नहीं वर्जित किया, इस बात को नहीं रेखांकित किया गया है संविधान के अंदर कि भारत का राष्ट्रपति वही बनेगा जो जन्म से या फिर देशीयकरण से नागरिकता हो। भारत में अगर भारत का वो नागरिक है, उसका जन्म भारत किसी भी दुनिया के कोने में हुआ, अगर वो भारत का नागरिक है, चाहे वो देशीकरण से हो, पंजीकरण से हो या फिर वंशाकृत से हो, कैसी भी हो, अगर वो भारत का नागरिक है, कोई से भी तरीका उसने अपनाया हो इनमें से जो भी दिए गए हैं संविधान में, ठीक है, उनको फिलफिल करता है, तो वह भारत का नागरिक है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, सबका चुनाव लड़ सकता है, बस उसका नाम भारत की निर्वाचन संचित निधि में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप दें, ठीक है। इजी मैंने आपको सोल्व कर दिया है, पूरा सोल्यूशन भी आपके सामने रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ पिक्चर बननी है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से होता है आपका 22 तक, जिसमें 19, 20, 21, 22 कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो 19 है, अब देखो 19 जैसे आपको कहेगा, इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता है। भ्रमण करने का है, संघ बनाने का है, अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, अपनी जीविका उपार्जन करने का अधिकार है। कई ऐसे अधिकार 19 के तहत दिए रखे हैं। तो ये कह रहे हैं अनुच्छेद 19 के तहत शामिल अधिकार विशेष रूप से भारतीय नागरिक एवं कंपनी के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा ज़रा समझना, यहाँ पर इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड ये कर दिया शेयरधारकों। देखो अगर आप देखें भारतीय नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 से, और ये खासतौर पर यूएसए के संविधान से इनको अडोप्ट किया गया है। और इसमें आर्टिकल की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल आपको 12 से 35 तक देखने के लिए मिलेंगे, जिनको 7 प्रकार में बांटा गया था, परंतु 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पश्चात इसको आज 6 प्रकार में बांटा गया है। आप जैसे देते हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक विषय का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अधिकार, और उसके साथ में संवैधानिक उपचारिका। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई हैं। परंतु देखो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स में जो केवल और केवल भारतीयों को दिए हुए हैं, उसमें कभी भी विदेशियों को नहीं होंगे। जैसे देखिए भारतीयों को कौन से हैं, आप पढ़ते हैं 15, आप पढ़ते हैं 16, आप पढ़ते हैं 19, आप पढ़ते हैं 29, आप पढ़ते हैं 30। ये वो आर्टिकल हैं जो ओनली, लिख लीजिएगा इसको, याद कर लीजिएगा, ओनली इंडियंस को हैं, ठीक है, किसको, इंडियंस जो सिटीजन हैं उनको दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला, देखो अब ये कह रहे हैं जो कंपनी के शेयर धारक हैं। अब यहाँ पर शेयर धारक कोई और भी हो सकता है, किसी कंपनी का, जैसे आप देखोगे विदेशी कोई नागरिक क्या शेयर खरीद सकता है। अब देखो यहाँ पर है ना, इन्होंने पॉलिटी को किससे लिंक किया है, पॉलिटी को आप देखोगे इकोनॉमी से लिंक करने का प्रयास किया है। तो शेयर धारक, अब मुझे बताओ कन्फ्यूज, देखो वही बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है जिसने इकोनॉमी में शेयर मार्केट को पढ़ा होगा।
अब मुझे बताओ, क्या कोई विदेशी कंपनी कोई विदेशी व्यक्ति फॉरेनर है तो क्या वह फॉरेनर इंडियन कंपनी का शेयर खरीद सकता है या नहीं? मुझे बस ये बता दो तो आप इसका करेक्ट आंसर निकाल दोगे। तो जी हाँ, आप देखोगे ये बात गलत है, क्योंकि कोई भी विदेश नागरिक फॉरेनर कोई भी भारत की कंपनी का शेयर नहीं कर सकता। वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है लेकिन शेयर नहीं खरीदेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहे हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आवागमन की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये बात सही है। इसी को कहते हैं युक्त निबंधन। आपने पढ़ा होगा, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए मिलता है एक परमिट, क्या नाम है उसका बताइएगा, ठीक है, क्या नाम है उसका, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपके लिए देखने के लिए मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है आपके लिए। पॉलिटी का मैं कहता हूँ ना, आपको हवा, पॉलिटी का जो हवा था ना आपके दिमाग में कि पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे होंगे सर, ख़त्म हो गया अब आपका, ठीक है, वो डर समाप्त हो गया आपका मेरे साथ जुड़ के। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अब इसमें पूछा है कि जो आर्टिकल 20 है, कुछ पिक्चर बन रही है, फंडामेंटल राइट्स आप बहुत पढ़ते हैं तो पिक्चर बन रही है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये कहता है अपराधी मतलब कि कानून के मामले में विधि के पूर्व, कहता है कि नहीं, कि आपको क्या देता है, ये संरक्षण प्रदान करता है ना भाई, संरक्षण देता है कि नहीं बताओ, क्लियर है कि नहीं, ये संरक्षण प्रदान करता है कि नहीं आपराधिक मामलों में, जैसे आपको पूर्व वगैरह किसी भी कानून के तहत 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, इसमें ही बात करता है ना। तो देखो यही वो बीज है। ये कह रहे हैं कि इसके तहत आपराधिक एवं नागरिक दोनों ही कानून के पूर्वव्यापी अनुप्रयोगों को प्रतिबंधित किया गया है। क्या दोनों ही शामिल हैं? तो देखो मैं आपको बता दूं, केवल आपराधिक कानूनों के मामले में विधिक विधियों और पूर्वाग्रही खासतौर पर अनुरोधों प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन पूर्वा जो व्यापी हैं उनका कराधान या नागरिक देनदारियों के संदर्भ में इस पर प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। आप जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको उसके साथ में रिलेट करके पढ़ें, उसको रिलेटेड करके पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन, तो तब उसमें आप देखोगे वहीं पर इसकी चर्चा होती है 20 और 21 की, बहुत डेप्थ में वहाँ पर समझना होता है, ठीक है। इसको कभी भी क्या किया जाएगा, मतलब कि इसको निलंबन नहीं किया जाएगा 20 और 21 को, तो पहला गलत है। दूसरे में कह रहे हैं दोहरे दंड के खिलाफ संरक्षण सभी प्रकार की न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही तक विस्तृत होगी। ये बात क्या हो जाएगी आपकी, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोहरे दंड के खिलाफ में संरक्षण संविधान के आर्टिकल किसमें 20, आप देखो ये कह रहे हैं 20 नहीं, अगर आप पढ़ते यहाँ पर 20 का सेक्शन पढ़ना चाहिए था आपको। आर्टिकल जब आपने पढ़ा होगा 20 और 20 का सेक्शन नंबर 2, तो उसमें खास तौर पर कहा गया है, और ये केवल न्यायिक सुनवाई पर होता है, प्रशासनिक विभागीय कार्यवाही पर नहीं। और इन्होंने कहा प्रशासनिक कार्रवाई, न्यायिक पर होगा ना, तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि दंडिक कार्रवाई कौन देगा, न्याय देगा या प्रशासन देगा, न्याय देगा, तो यहाँ पर दूसरा भी गलत है। तीसरे में कह रहे हैं किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के खिलाफ संरक्षण के बावजूद रक्त के नमूने या उंगली के निशान प्रदान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि नहीं? आज लिया जाता है कि नहीं, लाओ फिंगरप्रिंट दो अपने, ठीक है, आपने मर्डर किया है, चोरी की है, ठीक है, ये निशान उसके हैं, होते कि नहीं, अब तो डीएनए मांगने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रहता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पूछा क्या था, कितने सही हैं रे बाबा, तो क्या पूछा था, कितने, तो एक सही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी भी स्टूडेंट्स को स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपका तुरंत आप देखोगे उसका जवाब दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए मूल अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो कुछ मूल अधिकारों के बारे में समय रहते हुए कई ऐसे केस आपको मिलेंगे जिसमें से कुछ केस की चर्चा यहाँ पर की गई है। जैसे पहला, चंपक दुराई राजन 1951 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के अनुरूप एक सहायक बने रहने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था उस समय, ठीक है, जो चंपक दुराई राजन थे, मतलब कि इन्हों पर ये जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। यहाँ पर सहभोजिता का, मैं कहूँगा कि सहोपकारिता का संबंध देखने के लिए मिलता है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि मिनर्वा मिल्स 1980 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 39B और C के तहत शामिल निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। ये बात सही है क्योंकि इनका संबंध वहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दोनों बातें क्या हो जाएंगी बच्चे, आपकी करेक्ट हो जाएंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 60 नंबर। भारत के संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 51 जो आपका पार्ट नंबर जो 4 है उसका क्लोज नंबर क्या आप पढ़ते हैं ए, तो उसी में है। चलिए, स्वर्ण सिंह समिति याद है 1976 का 42वां संविधान संशोधन, 2002 याद बन रहा है कुछ, 86वां संविधान संशोधन, बस हो गया काम। देखिए पहला, मूल कर्तव्य विधियों की संवैधानिक वैधता की जांच करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। क्या ये आपको बताते हैं कि न्यायपालिका खासतौर पर, जैसे मोहन कुमार सिंघानिया एक मामला हुआ था 1991 का, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था कि 51A का वो सहारा ले सकते हैं। देखो हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ये निर्धारित करना है कि सर हम किसका सहारा लेंगे, क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो पहला एकदम सही है, वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरे में कह रहे हैं मूल कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, विधि द्वारा प्रवर्तनीय, ठीक है, तो ये दूसरा गलत है। तीसरे में कह रहे हैं मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, न कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर। देखो अगर आप तीसरे स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व करें तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है अगर आप देखें, दूसरा स्टेटमेंट, सॉरी 1 सेकेंड, ये जो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें कि मूल कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय, देखो अगर वैसे तो ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो उसकी बात की गई है। फंडामेंटल देखो, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल ख़ासतौर पर DPSP और प्रस्तावना, तो इनको आप न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं बना सकते, और ये प्रवर्तनीय नहीं है। ये बात एकदम सही है, प्रवर्तनीय है ये कह रहे हैं, नहीं ये गलत ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। तुम गलत इसको करें, क्योंकि कभी कभी खुद पर डाउट करना ठीक है, हो जाता है, लेकिन उसको एक बार कंपेयर कर लेना, उसको रिसर्च कर लेना, एक बार सोच लेना, थिंक कर लेना, तो गुड दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ तो ये गलत है, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने सही भी माना हो फिर भी गलत है, क्योंकि आप नहीं जा सकते। अगर किसी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन कर दिया तो वो नहीं जा सकता, उसके विपरीत वो फंडामेंटल राइट्स के तहत जाएगा, ठीक है। तीसरे में कह रहे हैं मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, न कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर। देखो वैसे तो आप अगर इसको साधारण भाषा में देखें, नॉर्मली अगर मैं कहूँ, नॉर्मल स्टेटमेंट के रूप में, तो ये बात आपकी गलत होगी नॉर्मली अगर मैं कहूँ, क्योंकि विदेशों से आया गया कोई भी व्यक्ति, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आए और हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको नुकसान पहुँचाने लगे, क्या ऐसा तो नहीं है ना भाई। उसको भी तो एक पैरामीटर है ना उस चीज़ का, स्केल है उसकी भी, कि वो उसी के अनुकूल वहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ करेगा। ऐसा नहीं तोड़ के बैग में रखे ही टेबल ले जाए या कुछ मूर्ति वगैरह, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो उसका संरक्षण तो करेगा, उसका कर्तव्य तो होगा। अगर वो उस म्यूजियम में धंसा है, गया है, देख रहा है, तो वो केवल देखे, उसको ऑब्जर्व करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ उठाए उसको नुकसान पहुँचा दे। तो रक्षा वो भी करता है इनडायरेक्टली, परंतु ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने सही हैं? अकॉर्डिंग टू मी इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मामले और उनके प्रमुख निर्णयों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब कुछ मामले आपसे पूछे गए हैं, किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। तो उन्हीं मामलों पर आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय के केस हैं यहाँ पर और प्रमुख निर्णय, जैसे आप देखो शंकरी प्रसाद मामला आया था 1951 का। अब ये कह रहे हैं संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। क्या ये बात सही है? मुझे बताओ, क्या ये बात आपकी सही है? तो ये बात आपकी क्या है? सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 368 के तहत वो क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, ये इसी में कहा गया था। तो पहला गलत। गोखलनाथ मामला जो हुआ था, सॉरी मैंने आपको 1968 बताया था, नहीं वो बेड़ू वाला ही था, ये ठीक है, वो बेड़ू। तो गोखलनाथ मामला जो हुआ था 1967 का, तो इसमें संसद के पास, इसमें कहा गया कि संसद के पास मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। क्या ऐसा कहा गया था?
तो ये है गलत, क्योंकि गोखलनाथ मामले में आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले को अपने पूर्ण निर्णय को परिवर्तित कर दिया और कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। क्योंकि देखो शंकरी प्रसाद में कहा था कि संशोधन कर सकती है, ठीक है, संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें क्या कहा, इसको पलट दिया। क्या कर दिया, सॉरी, इसको पलट दिया, इस मामले को पलट दिया। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों गलत हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ऊपर वाले में दे दी स्टेटमेंट में, और इसकी डेफिनेशन इधर ऐसे कर दिया, ठीक। अब देखो जरा थोड़ा सा समझना, जो असीमित शक्ति है ना, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये असीमित शक्ति आपको मिलेगी कहाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में। अभी देखेंगे इंग्लिश मीडियम, थोड़ा फास्ट वे में बताइएगा, वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे लाल लाली। करेक्ट आंसर दें, वीडियो को पोस्ट करें। ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये स्टेटमेंट ऑप्शंस। स्क्रीनशॉट लें और आराम से स्टेटस लगाएं, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सपोर्ट करते रहे बच्चे। सुप्रीम कोर्ट्स केसेस हैं और की रूलिंग यहाँ पर है। आइए देखिए, और भी क्या, हाँ और भी इसमें केस हैं, देखो। उसके बाद ये कह रहे थे आपसे, कितने सही पूछे ना, तो पहले वाले दोनों गलत थे। केशवानंद भारती मामले में क्या कहा था, इसमें कहा था कि संसद को क्या है, असीमित शक्ति है, वो भारत के संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। ये मामला थोड़ा सा तगड़ा पड़ गया था। संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करते हुए मूल ढांचे के सिद्धांत की स्थापना की। अब देखो यहाँ पर क्या था, इन्होंने इसको क्या किया था, बहुत अधिक विस्तार दिया, लेकिन इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एक यही लगा दी कि आप कर तो सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर होगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला हुआ तो संसद में बवाल हो गया, सत्ता दल उस समय चक्कर खा गया कि इन्होंने क्या बोल दिया कि मूल ढांचा, क्योंकि उससे पहले तो कोई बेसिक स्ट्रक्चर का कोई मूल तत्व ही नहीं था, और उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर, उन्होंने कहा ये क्या है, बोले समय समय पर काल समय परिस्थिति के अनुसार इसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, संसद नहीं, क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, आपकी पार्लियामेंट नहीं। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है बच्चे, ये एकदम करेक्ट है। ये कह रहे हैं बामन राव मामला जो 1981 का हुआ था, उसमें कह रहे हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती प्रकरण के बाद अनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा। ये बात सही है। देखिए, अगर आप इस बात को थोड़ा भी नकारें तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए संशोधन पर लागू होगा, जो कि केशवानंद भारती बनाम के निर्णय के बाद की तिथि के। तो ये बात एकदम सही है। तो यहाँ पर देखो कितने सही हैं, तो 2 सही हैं, पहले और दूसरे तो गलत हैं और तीसरे चौथे सही हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आज प्रयास कर लोगे तो कल एग्जाम में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा, अन्यथा केवल वीडियो देखते रहोगे तो थोड़ा सा आपके लिए इशू हो सकता है। जब तक आप वीडियो को पॉज करके इसके क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे अपने आप, और ख़ासतौर पर आप थिंक्स करके नहीं अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन, तो तब तक आप कमेंट्स करो क्वेश्चन का एक आंसर, जैसे 62 का आंसर बी है, सी है, डी है, जो भी आपको लगता है, ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका आंसर बताएं ज़रूर, ठीक है। जिस क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ उसका आंसर आवश्यक बताएं, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं। एक बड़ी ही अच्छी आप देखोगे एस्पिरेंट्स, नाम उनका आईडी का मिस्टी, ठीक है, सिया शायद नाम था, आई थिंक आजकल वो थोड़ी व्यस्त हैं, पता नहीं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट्स वगैरह नहीं करते। जो पुराने बच्चे हैं, गोलू है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो बट पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए आइए देखिए, आप थोड़ा फोकस करें क्लास पे। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में आप देखोगे संविधान का भाग नंबर 20 आपने पढ़ा होगा, और आर्टिकल 352 से 300 आपने 60 तक पढ़ा होगा, 352 से 360 तक ये चीज़ें देखी होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं संविधान संशोधन के विषय के बारे में, ठीक है, सॉरी, संविधान का भाग 20 है और आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 368, 352 से 360 तो वो इमरजेंसी प्रोविज़न है, सॉरी, संविधान संशोधन विषय के बारे में। तो इस संविधान संशोधन विषय में 3 आपको विधेयक लाने होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक,
50% प्लस 1, एक होता है उपस्थित का 2/3, ठीक है, और फिर आता है आधे राज्यों का 1/2। तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए क्या है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन केवल किसी मंत्री द्वारा, न कि किसी निजी सदस्य द्वारा। अब देखो ये थोड़ा सा आपको क्या है कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा कि सर ये क्या बोल दिए, ये क्या बोल दिए। तो देखो संविधान संशोधन का जो विषय है इसको कोई भी पेश कर सकता है, इसको मंत्री कर सकते हैं और इसको कोई निजी सदस्य भी कर सकता है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, कई बच्चों को नहीं पता होगा, समझा देता हूँ 1 मिनट में, कि मंत्री द्वारा और निजी सदस्य। देखो मंत्री जो होते हैं बच्चे वो होते हैं जो खास तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उनको मंत्री कहा जाता है, जो भारत सरकार के विधिक मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। लेकिन निजी सदस्य वह होते हैं जो लोकसभा, राज्यसभा और गैर मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, मतलब कि वो सांसद हैं, उनको निजी व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर पहला गलत है, मतलब कि इट इज़ रॉन्ग। अब देखो जैसे ही पहला गलत हुआ आंसर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। पढ़ना ही नहीं था, एलिमेंट मेथड लगा के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देते। देखिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति न तो रोक सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, बल्कि तत्कालीन सरकार उस समय की जो थी उसने कर दिया था इसको बाध्यकारी कि आपके पास आया संविधान संशोधन विधेयक, आपको उस पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर और अपनी मोहर लगानी पड़ेगी। स्वीकृति मतलब देना बाध्यकारी है, अनिवार्य है। संविधान के संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत से पारित किए जाने के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों, क्यों, क्योंकि आप कर रहे हो संघीय ढांचे में परिवर्तन। अगर आप किसी और भाग में करते, संघीय ढांचे में ना करते, या फिर आप ऐसे ही करते किसी पद विशेष से करते तो जरूरत नहीं होती, फिर आप विशेष बहुमत से काम चला लेते। तो आधे राज्यों से क्या होगा, विधानमंडलों से उसका अनुमोदन आवश्यक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहला, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य सुनिश्चित करता है। कौन करता है, वो आगे देखे गए। दूसरे में कह रहे हैं कार्यपालिका के एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रदान करता है, नीति निरंतरता सुनिश्चित करता है। कौन करता है, ये राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, मुझे ऐसे बाई बारी इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तीसरे में कह रहे हैं उत्तरदायी सरकार स्थापित करता है, जहां मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब बाई भी किसकी आ रही है, जहां मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी सरकार स्थापित कौन करेगा, कौन करेगा, ये सब राइट किसको है। कार्यपालिका को विधिक हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से शासन करने की अनुमति प्रदान करता है। ये सब बातें किसके बारे में, किसकी चर्चा की जा रही है। अब पूछा क्या है आपसे, उपयुक्त में से कितने सरकार के संसदीय प्रणाली की विशेषताएं या फिर लाभ है। अब देखो संसदीय प्रणाली की अगर हम बात कर लें तो संसदीय प्रणाली में ये कौन कौन से ऐसे डायमेंशन आपको मिलते हैं। तो आपकी विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य होता है, बात सही है। कार्यपालिका के एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रदान करता है और नीति निरंतरता को सुनिश्चित बना करके रखता है, ठीक है, उसमें निरंतरता बनी रहती है। उत्तरदायी सरकार स्थापित करता है जहाँ मंत्री, ये तो बहुत ही जरूरी है। कार्यपालिका को विधायी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से शासन करने की अनुमति प्रदान करता है। अब देखो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से आपके सही हो जाएंगे। तो खास तौर पर क्या है कि जो संसदीय प्रणाली में सामूहिक रूप से उत्तरदायी को सुनिश्चित करने का प्रयास तो किया गया है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति द्वारा प्रणालीगत खासतौर पर विधायिका स्वतंत्र रखा गया। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ये 100% आपका सही है। और ख़ासतौर पर ये जो पहला, अब देखो इसमें जो कितने सही हैं, तो इसमें 2 सही हैं, ठीक है, इसमें कितने सही हैं आपके, केवल और केवल 2 सही हैं संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत की संघीय संरचना, अब देखो मैंने कहा ना आप इन चीज़ों को पढ़ के जाए। भारत की संघीय संरचना जहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। पहले में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, न कि राज्यों का महासंघ, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या ये बात सही है। आपने किसने बच्चे ने संविधान का भाग नंबर 1 पढ़ा है, अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ा होगा, तो आप जरूर इसका आंसर बता देंगे। तो पहला सही है।
दूसरे में कह रहे हैं भारतीय संघीय प्रणाली कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जो कि एक मजबूत केंद्र को सक्षम बनाती है, साथ ही राज्यों को स्वायत्तता बनाए रखती है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, भारत में जो है संसदीय प्रणाली की जो बात की गई है, क्योंकि इसमें कनाडाई व्यवस्था को रखा गया है, क्योंकि इसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की अधिक जो विषय शामिल किए गए हैं, और खासतौर पर रेसिडेंसरी जो पावर्स होती हैं, अपशिष्ट शक्तियाँ, वो संसद को सौंप दी गई हैं। इमरजेंसी प्रोविजन के तहत आप देखोगे केंद्र राज्यों पर शक्तिशाली हो जाता है, जो ओवररीड जैसे अधिग्रहण करने पर अधिकार भी रखता है। तो ये बात एकदम सही है। तीसरे में कह रहे हैं बम्बई मामला जो 1994 में स्थापित करता है कि संघवाद भारतीय संविधान का एक मूल संरचना है, मतलब कि एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में रखा जाएगा। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये भी बात आपकी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पूछा है कितने कथन सही है रे बाबा, सारे क्वेश्चन आपके क्या है, पेयर वाले ही बन रहे हैं। तो तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। ये थोड़े से डेंजरस होते हैं बच्चे क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको सीरियसली बहुत अच्छे से एकदम कांटे बो दिए हैं यूपीएससी ने, ये कांटे हैं आपके लिए। इन्हीं कांटों पर देखते हुए हमें चलना है, देख के कांटे को बचा बचा करके अपनी स्थान को सुनिश्चित करना है बच्चे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए। गला काट प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, बहुत रिस्की वाला काम किया है, लेकिन आप में अगर दृढ़ता है, आप में कुछ करने का हुनर है, तो आप आवश्यक रूप से अपने लक्ष्य को भेज सकेंगे। ठीक है, और जितना हो सकेगा मैं आपके साथ सपोर्ट और एजुकेशन बायर आप उस फैमिली के सदस्य हैं, आपने इसको ज्वाइन किया है, चुना है, तो आपको आवश्यक रूप से ही सफलता मिलेगी ही। चलिए, परिस्थितियों पर विचार करें। अब यहाँ पर है कि 4 स्टेटमेंट है। पहला, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रपति के हित में ऐसा करना आवश्यक है, राज्यसभा बिल्कुल कर सकती है। देखो, ये राज्यसभा को अधिकार दे के रखा है, वो ऐसा कर सकती है, इसमें कोई दोराग्रह नहीं है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल के दौरान राज्य का राज्यपाल संसदीय हस्तक्षेप का अनुरोध करता है। मतलब कि अनुरोध कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जैसा उससे कहा जाएगा तो वो खासतौर पर ऐसा ही करेगा, ना कि वो उसके विपक्ष में जाकर के या फिर वो कुछ ऐसे काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करेगा। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। जब 2 या अधिक राज्य संसद से राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं, तो बिल्कुल वो ऐसे में वो कानून बनाने का अनुरोध करेंगे तो वो बनाएगी फिर संसद। भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियां या जो सम्मेलनों पर लागू करना, ठीक है, वो कर सकते हैं, ये उनको अधिकार दे के रखा है। अब पूछा गया आपसे कुछ ऐसे, उपयुक्त में से कितनी परिस्थितियां संसद को राज्य सूची के मामलों पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान करती हैं? देखो, अब कितनी ऐसी अनुसूचियां हैं जरा देखो। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होगा तब होगा, 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात को बोलेंगे तब होगा। यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है। अब देखो, राज्यसभा ऐसा करेगी, ये थोड़ा सा आपके लिए क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। लेकिन जब अगर मामला मान लीजिए अनुच्छेद 356 के तहत हो, राज्य आपातकाल के दौरान हो, तो उस स्थिति में संसदीय हस्तक्षेप का अनुरोध करता है। तो ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा सही है। ठीक है, अगर उस पर विषय पर कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए 3 इसमें सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इंग्लिश माध्यम बताइए बेटा करेक्ट आंसर। थोड़ा देखिए, नींद से उठिएगा सुबह सुबह मॉर्निंग में, ये क्या आपको वैसी आ रही हैं, ठीक है, एकदम फ्रेश, एकदम नहा के कॉफ़ी चाय वगैरह थोड़ा लेते रहो, डाइट में अच्छी चीज़ें, ठीक है, तो थोड़ी सी एनर्जी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करते रहना चाहिए बच्चे, क्योंकि उससे आपको एनर्जी आती है। और इस समय जितना आपकी बॉडी सहन कर रही है ना, जितना आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, और ये सब की हालत है। टीचर लोग भी बहुत ज़्यादा अपने आप को मेहनत कर रहे हैं इस समय, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है और आपको आपके स्थान को वहाँ तक पहुँचाना है, सुनिश्चित करने में जितना हो सकता है सपोर्ट करना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स और सभी विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के जो अधिनिर्णयों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर, देखो अगर बात आता है अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों का, तो यहाँ पर मामला किसका हो जाएगा, संघ का हो जाएगा। ये कह रहे हैं अंतर्राज्य, ओके, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राज्य। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 संसद को एक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, जिसका निर्णय अंतिम और शामिल राज्यों पर बाध्यकारी होता है।
देखो बच्चे, थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, रिस्की देखने के लिए आपको मिलेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। देखो, निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, ध्यान में रखना, परंतु हाँ वो निर्णय अंतिम होता है और उसको मानना ये आपकी इच्छा है। जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, बहुत ज़्यादा चलता है कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं दाग हिंदू में कि आपका जो कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, ठीक है, ये सब। तो पहला एकदम गलत है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के अधिनिर्णयों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और ये इसको देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इसको पावर देता है, प्रयास करता है। तो पहला गलत है। अब देखो, जब पहला गलत है ना, अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दोनों सही है? नहीं बच्चे, दोनों सही है? नहीं बच्चे, पहला सही है, पहला गलत है, पहला गलत, दूसरा सही है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट आंसर दें। संविधान के अनुच्छेद 358, 359 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 358 किसकी बात करता है, ध्यान में रखना, 358 19 की बात करता है और 359 21 की बात करता है। आइए देखते हैं। जब वह आक्रमण के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है। क्या बात सही है? क्या बात सही है? बताओ। एकदम सॉलिड क्वेश्चन है, एकदम सॉलिड क्वेश्चन है। तो आप कहोगे जी हाँ, बिल्कुल कर देता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को लंबित करने की अनुमति देता है। यहाँ पर देखो एक वर्ड है, सभी। क्या सभी होते हैं? चलो, अब इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। क्या सभी होते हैं? अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने गलत दिया है ना आंसर, समझना, तो आपको एक चांटा लगा लेना है एक दूसरे के, ठीक है। कमेंट्स में मार लो एक दूसरे के चांटे। क्लास में तो मैं लगा दूँगा, बट आप लगा लो आपस में। तो देखो, बड़ा ही ईजी है। मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं आपसे फंडामेंटल राइट्स वाला क्वेश्चन आपसे ले रहा था, ठीक है, रिवाइज कर रहा था, आपको बता रहा था, तो 20 और 21 उनको कभी भी दो आर्टिकल है ना, तो बस तो बता दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स हैं और ये सारी चीज़ें आपने रिवीजन कर ली हैं, तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी आप इस पर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेना थोड़ा सा अननेसेसरी हो जाएगा। भारत के विधिक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉ कमीशन के बारे में पढ़े हैं कि नहीं? विधिक आयोग। अब ये कह रहे हैं आपसे कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। मुझे बताइए, विधिक आयोग है या फिर वित्त आयोग है? ये मुझे बताओ। कंफ्यूज देखो कैसे किया गया आपको बेटा। इसमें फाइनेंस जो कमीशन है ना, जो फाइनेंस कमीशन है उसकी चर्चा की गई है। कुछ याद आ रहा है? वित्त आयोग की कमी, ये विधि आयोग का नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इट इज रॉन्ग। एंड सेकेंड एंड थर्ड देख लेते हैं। पूछा था ना कितने सही हैं। एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है और इसके पास कोई विधिक अधिकार नहीं है। तीसरे में कह रहे हैं, केंद्र सरकार एक निश्चित कार्यकाल के लिए समय समय पर विधिक आयोग का गठन करती है। लॉ कमीशन। अब देखो है क्या मामला, मसला ये है कि अगर आप देखोगे, क्योंकि यह एक, पहली बात तो गैर संवैधानिक निकाय है ना कि संवैधानिक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है विधिक आयोग को। और ये 280 में तो है नहीं, तो ये भी गलत है। लेकिन दूसरा तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है कि एक सलाहकार के रूप में काम करता है, इसके पास विधिक अधिकार नहीं होते और निश्चित कार्यकाल के लिए समय समय पर गवर्नमेंट इसका क्या करती रहती है, गठन करती रहती है। तो कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही हैं, कुछ है तो नहीं। क्योंकि विधिक आयोग लॉ कमीशन क्या काम करेगा? सरकार को क्या करेगा? सरकार को जो संवैधानिक मामले हैं, ऐसे लॉ से जुड़े हुए विषय हैं, उन पर क्या करता है? सुझाव देता रहता है, ठीक है, मदद करता है, जैसे अटॉर्नी जनरल। संसद में आचार समिति, याद आ रहा है कुछ? आचार समिति पर 2-3 बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है अब तक, थोड़ा सा याद कर लेना इसको। क्योंकि आचार समिति की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट है कि यह संसद सदस्यों मतलब सांसदों को आचार संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। क्या बात सही है? जी हाँ। क्योंकि आचार जो समिति है इसका गठन कब किया गया था बताइएगा? 1997 में इसको बनाया गया था बच्चे। लोकसभा में वर्ष 2000 में किया गया था और राज्यसभा में 1997 में, ठीक है, आचार संहिता।
और कदाचार मामलों की जांच करने के लिए उचित कार्रवाई की सिफारिश की संसद के जो सांसद थे उनके आचार संहिता लागू करने पर बात करता है। तो सही है। लोकसभा की आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई भी दोहराग्रह नहीं है। तो दोनों बातें सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे। क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का आवाज़ आए, जैसे क्या फ़ैन की आवाज़ आ सकती है आई थिंक, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी ऐसे ठीक है प्रॉब्लम हो रही है। गर्मी और गर्मी के मौसम है तो गर्मी तो आएगी। चलिए देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं थोड़ी वॉल्यूम अपनी बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूछा गया है ओहो पंखे में क्या है। देखिए पहला, अनाच्छादन का सिद्धांत क्या है। अनाच्छादन के सिद्धांत की अगर हम बात कर लें तो अनाच्छादन का सिद्धांत पर यहाँ पर पूछा गया, ये कह रहे हैं आपका कि एक पूर्व संवैधानिक कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है शून्य नहीं होता बल्कि निष्क्रिय रहता है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात एकदम सही है। छद्म विधायन का सिद्धांत, जब कोई विधायिका छद्म पूर्वक अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय पर कानून बनाती है और उसे अपनी वेद शक्ति के अंतर्गत छिपाने का प्रयास करती है। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है। तो इसको छद्म विधायन का सिद्धांत कहते हैं। सामंजस्यपूर्ण अर्थवयन का सिद्धांत, यदि दो संवैधानिक प्रावधान परस्पर विरोधी हो तो उनकी व्याख्या इस तरह से की जाती चाहिए जो दोनों को प्रभावी बनाती है। क्या बात सही है? ये भी बात सही है, क्योंकि देखो सामंजस्य तभी तो होगा ना जब दोनों में कोई कणेश होगा, दोनों में कोई ऐसी कंडीशन। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कितने सही सुमेलित हैं, तो कितने हैं? तीनों इसमें सही सुमेलित हैं। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम बेटा करेक्ट आंसर दें, राइट आंसर दें बच्चे, करेक्ट आंसर दें। पढ़ते चलिएगा, करेक्ट आंसर देते चलिएगा। हिंदी माध्यम भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके इंग्लिश का क्वेश्चन, ताकि आपको चीज़ें और भी इजीली समझ में आ जाए। और पढ़ा करें, पढ़ा करें। मैं तो पढ़ता था, आपको यकीन नहीं होगा, मैं दोनों पढ़ता था। और मैं दोनों, जब भी मैं पेपर सोल्व करता हूँ यूपीएससी के या टेस्ट कोई भी, ठीक है, तो मैं दोनों पढ़ता हूँ। जैसे विद रेफरेंस टू द इथिक्स कमेटी एंड पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इससे मुझे समझ में आता है अच्छा इथिक्स कमेटी की बात कर रहे हैं, ये समझ में आया। इथिक्स कमेटी कुछ बननी है, इथिक्स कमेटी। अब ये आचार संहिता लिख दिया था आपको, है कि नहीं, आचार समिति, तो समझ में नहीं आता है कई बार। तो इथिक्स कमेटी, और ये कब, महुआ मोत्रा का केस याद है, कहा गया था, उन पे आरोप ये था कि वह जो क्वेश्चन पूछती हैं बच्चे, वह क्वेश्चन सारे के सारे पैसे लेकर के पूछती हैं। अब बताओ कितना इजी हो गया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कोड ऑफ कंडक्ट of member of parliament. The ethics committee in Lok Sabha has 15 members and will the Rajya Sabha committee has 10 members. Which of the above given statement is are correct? Both 1 and 2. ओके, तो ऐसे आप भी पढ़ें बच्चे, समझें, सीखें। देखो आज ये डॉक्ट्रिन है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेप्टिक आपसे पूछा गया था, इलेप्सिस, और डॉक्ट्रिन ऑफ जैसे होलो लेवल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनिश जो कंट्री, तो इस तरीके से डॉक्ट्रिन ये पूछी जाती है। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की है आपके लिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ें आवश्यक रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो क्षमादान की शक्तियों की अगर हम बात कर लें तो बड़ा ग्राफ किसका है? बड़ा ग्राफ किसका है? आपके प्रेसिडेंट्स का है। क्या गवर्नर महोदय का है? जी नहीं, गवर्नर की जो शक्तियां हैं ऐसी में कम है, ठीक है। चलिए, जो क्षमादान की शक्ति है, तो पहला है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कोर्ट मार्शल से संबंधित मामले तक विस्तृत है
हालांकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या राष्ट्रपति कोर्स जो कोर्ट मार्शल होता है, क्या उस पर ये काम कर सकते हैं? आपने पढ़ा होगा संविधान का आर्टिकल 72 मार्शल कोर्ट के मामले पर, ठीक है। राज्यपाल आर्टिकल 161 पढ़ा है कि नहीं? तो उनको नहीं है, परंतु किसको है? राज्यपाल राष्ट्रपति को दी गई है, तो पहला सही है। समाधान दोषी को दोषी सिद्ध और सजा दोनों को हटाकर सभी दंडों और अयोग्यता से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। क्षमादान कि जाओ, अब से हमने तुमको क्षमा कर दिया, तो आपके दंड वंड सब हट गए, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों सरकार के किसी भी बाध्यकारी सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल समाधान की शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने मंत्री परिषद, जो कि संविधान का अनुच्छेद सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कि एक मंत्री परिषद होगी, 74 आर्टिकल्स, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल के लिए भूल गए क्या? आर्टिकल 163 याद है कुछ? तो पहला गलत है, तो यहाँ पर तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। पूछा है क्या? कितने सही है रे बाबा, सारे क्वेश्चन पेयर वाले दे दिए। ये तो 2023 से भी पेपर टफ बना दिया इन्होंने टेस्ट, तो राइट आंसर बी होगा। खैर कोई नहीं, ये मिस्टर कुमार सर हैं आपके साथ में, तो सारी चीज़ें आपको 1 to 1 डिस्कस करके इजी कर देंगे, ठीक है। हम ऑप्शंस बाद में देखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ विभिन्न भागों और उनसे संबंधित विषय वस्तुओं पर, मैंने कहा था कि एक बार भाग जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाए, और कब पूछा जाए आई डोंट नो। देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया है, बताइएगा। संविधान के भाग हैं, विषय वस्तु हैं। अच्छा, कई बच्चों को ये वाली जो गिनती होती है इनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये संविधान का भाग मैं लिख देता हूँ 12 है, ये संविधान का भाग 14 है। 1 सेकेंड, थोड़ा और अच्छे से में लिख देते हैं बड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये संविधान का भाग कितना है? 12 है। ये संविधान का भाग कितना है? 14 है। और ये संविधान का भाग कितना है? 17 है। और ये संविधान का भाग कितना है? 21 है। क्लियर? चलिए, अब बताओ कितने युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए, पहला जो संविधान का भाग नंबर 12 है, इसमें संविधान के आर्टिकल 264 से 301 की बात की गई है। इसमें खासतौर पर वित्त संपत्ति, कुछ याद आ रहा है? 300 का 300A कुछ याद बन रहा है? आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट करके संविधान के भाग नंबर 12 आर्टिकल 300 का याद हो गया? चलिए, तो पहला तो सही है। संविधान का भाग 14 ये संघ और राज्यों की जो सेवाएं होती है ना, उसकी बात करता है। क्या उनको बात करेगा? हाँ, ये उन्हीं को कवर करता है संविधान का आर्टिकल 308 से 323। एकदम बात सही है रे बाबा। अब कह रहे हैं 17 में तो भाषाएं हैं, और इसमें 343 से 351 की बात की गई है कि नहीं? मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल सही बात है सर, आप है तो सब कुछ मुमकिन है। अब यहाँ पर देखो, ये कह रहे हैं 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। बच्चे अगर आप देखें, जो 21 की बात कर ले, तो 21 में संविधान का आर्टिकल है 369 से 392, ठीक है। क्योंकि 395 में सारे हैं, 22 और रह जाएगा। तो विशेष अवस्था में जो भी आवश्यक वाले राज्यों को समझे अगर, तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष पर प्रावधान करता है। तो ये बात भी आपकी सही है। तो कितने सही है रे बाबा? तो चारों इसमें सही है, ठीक है। तो कितने सही है बच्चे? चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलू, मोनू, सोनू, मोनिका, निर्मल, सब, अमिता, सब बेटा आंसर दो, फटाफट आंसर दो। मेरे लाल लाली, सब मेरे भाई बहन आंसर दो। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, एक फिल्म निर्माता को सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाली फिल्म प्रदर्शन करने से रोका जाता है। मतलब कि अगर वो उसको रोक दें, तो कई बार रोका जाता है ना, जैसे आप करें युक्त प्रबंधन लगाया जाता है ना, 19 आर्टिकल आप पढ़ते हैं। एक धार्मिक समूह किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है, यह दावा करते हुए कि यह उनकी आस्था का अपमान करती है। एक व्यक्ति को किसी समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़काने वाला भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ये हो क्या रहा है रे बाबा? ये हो क्या रहा है? ये संविधान के फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है बच्चे, और ये आर्टिकल जो है आपका 19
दो के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो दो के बारे में बताएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध माना जाता है। तो देखो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो आपका माना जाएगा, तो इसमें केवल तीसरा सही है। क्यों सही है आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑप्शंस को जरा देखिए एक बार, स्टेटमेंट को पहला देखिएगा। पहले में कह रहे हैं फिल्म निर्माता को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का, फिल्म आप देखोगे प्रदर्शन करने से रोकना। अब ये है उसका व्यवसाय। तो संविधान का अनुच्छेद आपने पढ़ा है 1 का कितना है 5 है, पहले 6 होते थे तो ये 5वां है, क्योंकि कहते हैं ना वो अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए कुछ उद्योग व्यवसाय कर सकता है। तो ये तो 5 की बात हो गई, तो पहला गलत हो गया। और इसमें पूछा क्या था 2 की, तो ये गलत। एक धार्मिक समूह किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है यह दावा करते हुए कि यह उनकी आस्थाओं का अपमान है। तो भाई आप इसमें कहे जाओगे, आप जब आस्थाओं के विषय को उठाओगे और धर्म को उठाओगे तो संविधान का आर्टिकल या तो आप 25 देखोगे या फिर 26 देखोगे, 19 का क्या लेना देना है। तीसरा एकदम सही है कि अभिव्यक्ति, अगर एक व्यक्ति किसी समुदाय के विरुद्ध अहिंसा भड़काने वाला कोई भाषण दे दे, ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है, तो वहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो लगता है, युक्त प्रबंधन को अधिकार होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी। नेक्स्ट, भारतीय संसद में धन विधेयक। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 1 में भी करवाया है। धन विधेयक बताइएगा किस आर्टिकल में, बताएं धन विधेयक। चलिए देखो पहला, राज्यसभा धन विधेयक में बदलाव की सिफारिश कर सकती है लेकिन लोकसभा उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ वो सिफारिश करे उससे कोई दिक्कत है जी नहीं है, ये बात सही है। राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। देखो इस पे भी अब वो वापस तो नहीं भेजेगा, बल्कि उसको क्या करता है, वो इसको स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करके चीज़ें वो आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 109 के तहत राज्यसभा में धन विधेयक की बात की जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर वो वापस नहीं भेजता है। ठीक है, 111 के अनुसार राष्ट्रपति, क्योंकि उसके विचारों पर आता है, तो दूसरा गलत है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर कार्य नहीं करती है तो धन विधेयक को क्या कर लेते हैं, उसी रूप में स्वतः पारित मान लिया जाता है। ये बात एकदम सही है। एक मंत्री स्पीकर की मंजूरी के साथ राज्यसभा में धन विधेयक पेश करता है। देखो एक मंत्री स्पीकर की मंजूरी के बात आपकी सही है क्या, ये बात सही है? तो आपको बता दें कि 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और ये कह रहे हैं राज्यसभा में पेश किया जाता है। नहीं, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। ठीक है, कहाँ, लोकसभा में आता है, तो ये भी गलत है। तो पूछा है आपसे क्या, संवैधानिक रूप से मान्यता। वाओ, क्वेश्चन पूछा आपसे उपयुक्त में से कौन सी स्थिति संवैधानिक रूप से मान्य है। तो देखो बच्चे, आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरा और चौथा गलत है ना, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको कमेंट्स में क्या बताना है, धन विधेयक किस आर्टिकल में है। चलिए, शेड्यूल मैंने आपको कई बार बताई है, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 याद होनी चाहिए कंप्लीटली। आइए देखिए, ये कह रहे हैं भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किसमें है, राज्यसभा में सीटों की बात करता है ना। 5वीं अनुसूची एटीएम को छोड़ करके, ATM 2 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़ करके बाकी 10 राज्यों की बात करता है, और 6 में उनकी बात की गई है जो कि ATM 2 की, ATM 2। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें आवंटित हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। देखो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें यहाँ पर आपसे, तो उत्तर प्रदेश के बाद में सर्वाधिक सीटें हैं, ये बात तो आपकी एकदम सही है, और लगभग 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 31 सीटें। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। दूसरे में अगर पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास राज्यसभा में कोई भी आरक्षित सीट नहीं। देखो अगर आप दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जब आप राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पुडुचेरी है उसको 1 सीट दी गई है, जैसे दिल्ली को लगभग 3 से 4 सीटें आई थिंक मिली हैं। ठीक है, राज्यसभा में एक बार देखिएगा, चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन सीटों पर ये थोड़ा सा मेरा फोकस कम रहता है। ये जो की टर्मोलॉजी है, की इन द सेंस कि जो इसका बेसिकली आप देखोगे जहाँ से आप चीज़ें याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, उन पे मैं थोड़ा फोकस ज़्यादा करता हूँ एक्चुअली।
तो पड्डीचेरी को दिया है, अंडमान निकोबार को नहीं है, ठीक है, राज्यसभा में। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट आंसर दें बच्चे सभी, करेक्ट आंसर दें बच्चे सभी, करेक्ट आंसर दें बच्चे सभी, करेक्ट आंसर दें बच्चे सभी। फोर्थ शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के लोक लेखा के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 4 स्टेटमेंट है, एक तो क्वेश्चन देते हैं 4 स्टेटमेंट का, दूसरी बात पूछ लेते हैं कितने सही हैं। बच्चा वैसे ही बर्बाद है रिवीजन करते करते, आप पूछ रहे हैं कितने सही हैं। अरे कम से कम एलिमेट मेथड लगवा दो, अगर कितने सही हैं तो 4 से मत पूछो। अब इतना बड़ा छाप दिए हैं, पूरी किताब ही छाप दिए हैं, अब बताओ कहाँ तक पढ़े, है कि नहीं समस्या। आपके हित में बोलता हूँ बच्चे, में बहुत समस्या है। IAS का पद ऐसे ही नहीं मिलता बच्चे, बहुत बड़ा पद है। आओ बेटा पढ़ो। लोक लेखा में रखी गई धनराशि सरकार के स्वामित्व में नहीं होती, बल्कि सरकार इसे एक ट्रस्टी के रूप में रखती है। क्या मुझे बताओ, वो इसको एक ट्रस्टी के रूप में रखती है? क्या यह राशि एक ट्रस्टी के रूप में आती है? जी हाँ। लोक लेखा से धन की निकासी के लिए पूर्व संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? आप कहोगे नहीं बाबा, इसमें कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये तो संचित निधि के विपरीत होता है, क्योंकि संचित निधि में जो आपकी संचित निधि होती है, संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं 266, तो उसमें होती है संविधान संसद की अनुमति, राष्ट्रपति की। यहाँ पर नहीं होती है, ये तो जब चाहे उसमें से सरकार धन निकाल सकती है, मुद्राएं निकाल सकती है, मुद्राएं। लघु बचत योजनाएं और भविष्य निधि जमा लोक लेखा का हिस्सा होते हैं, मतलब कि जो स्मॉल फंड होता है वो इसका एक विषय के रूप में आता है। आप कहोगे जी हाँ 266(2) ये बात सही है। भारत की लोक लेखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में नहीं है बच्चे, लोक लेखा की वर्चा 266 में की गई है, तो चौथा गलत है। कितने सत्य हैं बाबा? तो यहाँ पर 1 और 3 आपके सही हैं, ठीक है, 1 और 3, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही हैं, 2 इसमें गलत थे। आइए, मैंने आपसे पूछा था और मैंने बहुत बार हर क्लास में लगभग इसकी चर्चा करता हूँ कि उपयुक्त भाषाओं में से किसको भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखो मैं आपको ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ बच्चे, कौन सी भाषाएं हैं बताओ, कौन सी भाषाएं हैं बताओ अभी जो दर्जा मिला है। तो एक है आपकी पाली, ठीक है, पहली क्या है, एक है आपकी पाली जिसको अभी हाल ही में हुआ है, ध्यान रखो, एक है आपकी पाली, एक है मराठी। क्या उड़िया है? क्या उड़िया है? क्या उड़िया है? उड़िया और तमिल तो है नहीं, संस्कृति भी नहीं। तो अभी हाल ही में क्या है, देखो अगर आप पूछ ले शहरी, तो ये पहली बात तो शहरी है। अगर आप देखें तो देखो अभी जो हाल ही में है, अगर हाल ही वाली देखो इसके आंसर की बात कर लेते हैं पहले, है ना। ये देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, इन्होंने कितना पागल बनाया बच्चे का। देखो मैं आपको बताता हूँ, उपयुक्त भाषाओं में से किसको भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया इन द सेंस कि करंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये पूछ रहा ना। अब यहाँ पर इनको जो क्वेश्चन पूछना था इसके अकॉर्डिंग, वो ये पूछना था उपयुक्त भाषाओं में से कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषा के दर्जे के अंतर्गत आती हैं, ये पूछना चाहिए था। या ये पूछते कि निम्नलिखित में से या उपयुक्त में से कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषा दर्जे के अंतर्गत आती हैं, ये पूछना चाहिए था, तो तब ये स्टेटमेंट सही होता। कंफ्यूज देखो कैसे करते हैं। अगर आपसे जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसमें केवल ये होना चाहिए था मराठी और पाली, क्योंकि तमिल, ओडिशा और संस्कृति तो पहले मिल चुका है। इनको तो आप देखो तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, और जो आपकी ओडिशा है उसको 2014 में मिला है। और अभी हाल ही में मराठी और पाली को, तो इसमें 1 और 5 आंसर आना चाहिए था। कितना? 1 और 5, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि इन्होंने पूछना था कि कौन सी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं इसमें पूछनी थी। तो आपको कहना चाहिए था मराठी भी, तमिल भी, ओडिशी भी, संस्कृति पाली, तो सभी हैं डी। अब देखो बच्चे 10 भाषाएं हैं, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ
तमिल तेलुगु कन्नड़, याद करो तमिल तेलुगु कन्नड़, ऐसे बोलो मेरे साथ, तमिल तेलुगु कन्नड़, संस्कृत मलयालम ओडिशा, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम संस्कृत ओडिशा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार मेरे साथ बोलो, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ओडिशा संस्कृत, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ओडिशा संस्कृत। 5 हो गई है, ठीक है। अभी क्या हुई है, 5 लैंग्वेज और जोड़ी गई हैं, तो 10 लैंग्वेज है टोटल, ठीक है। अभी क्या हुई हैं, अभी 5 लैंग्वेज और जोड़ी गई हैं। कौन सी, देखो मराठी, पहले देखो प्राकृत पाली, दोनों को याद करो, प्राकृत पाली मराठी, असमिया बंगाली, मराठी देखो पाली, प्राकृत पाली मराठी असमिया बंगाली। लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा, प्राकृत पाली असमिया बंगाली और एक है मराठी। तो ये हैं आपकी सारी भाषाएं, ठीक है। तो ये आपकी भाषाएं हैं टोटल। मराठी इसमें जो जो लिखा हुआ उसको, पाली को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि पाली इसमें लिखा गया है, बंगाली नहीं है, मराठी लिखा गया है। देखो ये भाषाएं हैं आपकी। और कौन सी नहीं है यहाँ पर, तमिल तेलुगु कन्नड़ नहीं है, मलयालम नहीं है इसके अंदर, संस्कृत तो है और ओडिशी भी है, ठीक है। तो ये आपकी सभी भाषाएं हैं, 10 भाषाएं, इसको याद कर लेना बच्चे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत बार बोला है इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाएँ, ज़रूर पढ़ के जाएँ, ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो बस ये ज़रूर याद रखें, असमिया भी है, बंगाली भी है और मराठी भी है, और आपको आ जाएगा पाली, प्राकृत। मैं फिर से बोल देता हूँ एक बार सारी भाषाएं कौन कौन सी हैं, एक बार पुनः बोल रहे हैं। देखिए तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, ठीक है, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ओडिशा, ठीक है, और संस्कृत। ये थी पहली 6। उसके बाद में 5 आई हैं, 11, क्योंकि 6 हो गई ना, 5 और 6 11। अब देखो 5 कौन कौन सी आई हैं, पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया और एक आपकी बंगाली, है कि नहीं। तो ये भाषाएं आपकी 11 भाषाएं अब टोटल हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्रोत और उधार ली गई विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब देखो कहाँ कहाँ से क्या लिया है, ये आपसे पूछा है। जैसे ब्रिटिश संविधान में विशेषाधिकार रिट, अमेरिकी संविधान से उपराष्ट्रपति का पद, बताओ क्या क्या लिया गया है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बहुत ही ईजी सा, ठीक है, बताओ। देखो ये जैसे आप देखोगे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, ये सब कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से। अमेरिकी संविधान से आपने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, जैसे आपने लिए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, राज्यसभा सभापति के रूप में, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये भी बात सही है। आयरिश संविधान से आप देखोगे तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की बात की गई है, तो ये भी बात सही है। और इन सब के अलावा आयरिश संविधान से ही कई चीज़ों को रखा गया है। साथ ही साथ कनाडा का संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श के अधिकार की बात की गई है। देखो जो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की बात की गई है वो कहाँ से लिया गया है, 100 संविधान का आर्टिकल 143 है जो कनाडाई संविधान की बात करता है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सभी बातें आपकी क्या है, सही हो जाती हैं। तो कितने सही हैं बच्चे, यहाँ पर आपके चारों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर रेट दे के रखा है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। हर बार लगभग यूपीएससी 1 साल या पर ईयर्स या 2 साल के गैप पर ये क्वेश्चन पूछ लेती है आपसे। लास्ट ईयर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछा था किस पे, आपसे क्वेश्चन पूछा था उत्प्रेक्षण पर, या परमादेश पर या उत्प्रेक्षण पर क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या था। ये क्वेश्चन क्या पूछे हैं, रिट है जारी किए गए, और इसमें है लोकेश, मतलब कि जो स्टडी है वो क्या है, बंदी प्रशिक्षण सार्वजनिक और निजी प्राधिकार, इसमें क्या लोकेश दे के रखा है, क्या ये बात सही है। देखो इसमें क्या है, सुने जाने का अधिकार होता है, तो इसमें कोई भी इसको फाइल कर सकता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी, ठीक है, तो नहीं, इसमें बात एकदम सही है। परमादेश की बात करें, सार्वजनिक निकाय के साथ साथ ये अवर जो न्यायालय होते हैं तो उसमें की जाएगा। केवल प्रभावित पक्षकार की फाइल इसमें की जा सकती है, तो ये बात हाँ हो जाएगी, ठीक है, पहला सही है। दूसरा,
उत्प्रेक्षण, अवर न्यायालय और न्यायाधिकरण, तो इसको ध्यान में रखना है। तो जो आपका उत्प्रेक्षण होता है ये केवल प्रभावित पक्षकार की फाइल कर सकती हैं, और अवर न्यायालय में अवैध आप देखोगे आदेशों को रद्द करना होता है। ये कह रहे हैं नहीं 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 है, इसमें हाँ आएगा तो ये गलत हो जाएगी, यहाँ पर हाँ अगर होता तो ये सही हो जाता, तो जिस तरह गलत है। अधिकार परीक्षा केवल सार्वजनिक कार्यालय में, तो देखो अधिकार जो परीक्षा होता है बच्चे, इसमें अगर हम देखें सार्वजनिक पद जो धारण करने वाले की वैधता पर सवाल उठाने के लिए इसको लाया गया, केवल सार्वजनिक आधार इसका किया गया है, तो कोई भी इसको फाइल कर सकता है, ठीक है, तो इसको कोई भी फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हाँ, ये हाँ नहीं आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी ये पूछा है कि उपयुक्त पंक्ति में से दी गई जानकारी सही सुमेलित है, तो देखो इसमें 2 सही सुमेलित हैं, ठीक है, इसमें 2 सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, और एक और आता है आपका प्रतिषेध, उसमें अवर न्यायालय की बात करता है, ठीक है, प्रतिषेध पर ही क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। प्रतिषेध जो है ये अवर न्यायालय की बात करता है, न्यायाधिकरण की, और किसी अवर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अतिक्रमण से रोकना, मतलब कि उसको याद दिलाना है कि आप इतने ही एरिया में रहो, ज़्यादा इधर उधर लाते मत फेंको, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, अपने दायरे में रहो, अपने एरिया में रहो। राज्य विधान परिषद के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, याद है कुछ? विधान परिषद किस किस स्टेटमेंट, मैंने कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार करवा दिया है, ठीक है। संविधान का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल है 171, याद है? ये किसको अधिकार है? राज्यों को दे के रखा है। कितने में है? 5 में है, 6 में? बताइएगा कितने राज्यों में? तो देखो पहला, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य विधान परिषद का गठन या उन्मूलन कर सकती है। ये बात एकदम सही है, वो करेगी, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी, करेगी, तो ये बात सही है। राज्य का राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 भाग को विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान वाले मतलब कि व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है, बिल्कुल करता है। सही पूछा था आपसे, सही है, तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली बात तो ऐसी है नहीं, क्योंकि आपका रिवीजन कंटिन्यू चल रहा है। अब आपको जरूरत किसकी है? एमसीक्यू की, वो मैं करवा रहा हूँ। पी के थुंगन समिति आपने पढ़ी होगी, पी के थुंगन समिति जो आपकी 1989 की है। अब उसमें पूछा सही, इसने पंचायतों को वित्तीय खासतौर पर शक्तियों को कम करने की सिफारिश की थी। देखो अगर आप देखोगे पी के थुंगन समिति की बात कर लें तो ये जिला योजना की बात करता है, राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे में सुधार की बात करता है। तो इन्हें सुझाव दिया था कि इसने जिला परिषदों में एकमात्र विकास एजेंसी को बनाने का सुझाव दिया था, तो यही बात यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम बताओ बेटा, करेक्ट आंसर। ये मैं कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, 77 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लेना जितना तो इतना अच्छा है, ठीक है। 77 सोर्स ऑफ ब्लूअर, चलिए करेक्ट आंसर दें। मेरी बॉडी कह रही है कि सर रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो, रेस्ट रेस्ट ले लो, रेस्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA और 239AB से संबंधित हैं। पहला है कि 239AA संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है जो विधानसभा की व्यवस्था भी करता है। क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा है, आपने पढ़ा है? जी हाँ, 91वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा है, जो आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, और ये 1991 में इसको दिया गया था विशेष दर्जा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली को। संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत उपराज्यपाल मतलब कि जो एलजी साहब हैं, एलजी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर सभी मामलों में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के लिए बाध्य है। देखो अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एलजी को मंत्री परिषद के सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, परंतु अब बात भी है क्योंकि जो एलजी साहब हैं उनको लगता है कि कोई मान लीजिए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसे मतभेद हो सकता है, तो वो राष्ट्रपति के लिए क्या करते हैं? विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये बात एकदम सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है क्योंकि ये कहना ना बाध्य है। बाध्य क्यों होगा? अब मान लीजिए संविधान के विपरीत जाकर के आप काम करने लगे तो
तो एलजी तो फिर खड़े हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 239 ए बी राष्ट्रपति को दिल्ली और विधानसभा को निलंबित या विघटित करने का अधिकार देता है। वह तुष्ट यदि वह तुष्ट है कि प्रशासन अनुच्छेद 239 डबल ए के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। देखो ऐसी स्थिति में अगर होता है तो राष्ट्रपति को ये स्वाभाविक रूप से अधिकार है कि वो ऐसा कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 डबल ए और 239 ए बी दोनों को 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में 1991 में उसके माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया था। देखो दोनों ही ये क्या थे, क्योंकि इसमें एक तो नेशनल जो आपकी कैपिटल जो टेरिटरीज क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और ख़ास तौर पर एबी के तहत इन चीज़ों में रखा गया। ठीक है, फिर एलजी को मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई थी। ठीक है, तो चौथा कथन भी सही है। तो यहाँ पर कितने सही हो गए इसमें, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा गलत है, नंबर 2 रोंग है, तो नंबर 2 हटा दो, बाकी का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्र राज्य वित्त संबंधों के अनुच्छेद 280 और 282 के बीच अंतर का सही वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद 280 राजस्व वितरण पर वित्त आयोग की सिफारिश से संबंधित है, जबकि 282 संघ और राज्य दोनों को किसी भी लोक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है। ये बात एकदम सही की गई है। जी हाँ, यही बात एकदम आपकी सत्य है। तो ए ही इसका आंसर है। बी में क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार विवेकाधीन अनुदान प्रदान करता। अरे भाई 280 के तहत खास तौर पर किसको अधिकार है, फाइनेंस जो आपका कमीशन है उसको राइट दे के रखा है। वो सजेस्ट करता है सरकार को कि आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 280 यह सुनिश्चित करता है कि राजस्व वितरण सुनिश्चित, और जबकि अनुच्छेद 282 संसदीय कानून के माध्यम से नहीं। ये सब बकवास कर रहे हैं और बाकी की, तो करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 कथन पहला, कथन पहला बच्चे, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी भी कानून को अभी भी न्यायिक समीक्षा के तहत चुनौती दी जा सकती है, भले ही संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। देखो अगर आपने ले गए उसको संविधान के भाग नंबर, अगर आप ले जाते हो किस में, सॉरी अगर आप जो शेड्यूल नंबर आपकी 9 है उसमें ले जाओगे तो वो भी आपका आता है। ठीक है, वो भी आपका जुडिशरी रिव्यू के तहत उसको रखा गया है। तो पहली बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा अभी भी संपत्ति विवादों के लिए उपलब्ध है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल रूप से मूल अधिकार था। अब देखो मूल अधिकार था लेकिन अब तो नहीं है ना, अब तो एक विधिक अधिकार है, तो ये तो दूसरा तो गलत है। ठीक है, अब नहीं होता है इसके लिए कि संपत्ति का अधिकार 32 का उपयोग कर सकते हो। तो बेटा ये दूसरा जो गलत है, ये कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं बाबा ये भी गलत है, दोनों सही है, नहीं। तो पहला सही किंतु दूसरा सही नहीं है, दूसरा गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इजीली हैं इसमें, लेकिन अब मुझे लगता है कि क्या है आपको क्वेश्चन देना दें। चलिए तो देते हैं क्वेश्चन एक आदि आपके लिए। माउंट लेवोटोबी जो हाल ही में समाचारों में था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, बताइएगा। माउंट लेवोटोबी ये बहुत चर्चाओं में भी रहा था, अगर आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते, बहुत चर्चाओं में था माउंट लेवोटोबी। देखो ये खास तौर पर माउंट लेवोटोबी लॉकी या फिर लॉकी इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी के रूप में कहते हैं, इसको लॉकी भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लॉकी भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। तो इंडोनेशिया का है ये। ठीक है, और एक तरीके से रेश द्वीप पर है, सैकरीय है, तो ये विनाश हुआ है, जीवन की हानि हुई है यहाँ पर, तो इसलिए चर्चाओं में। और विस्फोट ने वायु में लगभग 6500 फीट, ठीक है, राख का प्रस्फुटन किया है। उष्ण ज्वालामुखी सामग्री ने गांव को कवर करके घरों को भी नष्ट कर दिया है और हजारों लोगों को भागने के लिए मजबूर किया है वहाँ से। ठीक है, मतलब कि विस्थापित करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखे गए पेयर कार्यक्रम से संबंधित है, किसके बारे में, पेयर। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्यों लाया गया है, इसका मूलभूत उद्देश्य होता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों को शोध उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्थाओं और उभरते संस्थानों को बीच में मेंटरशिप आधारित सहयोग को प्रोत्साहन करने के लिए पेयर को लाया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंग्लिश माध्यम बताओ बेटा।
स्टेटमेंट वाला 48 क्वेश्चन। माउंट लेवोटोबी, इंडोनेशिया, पेयर प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर विजिबल आपको हो ही रहा है, केवल आपको इसका आंसर देना है। देखिए क्या है, हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर। ब्लैक होल खोजा गया है बच्चे, ब्लैक होल। ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम में एक केंद्रीय ब्लैक होल है और दो परिक्रमा करने वाले तारे होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। क्या इसीलिए ये चर्चाओं में रहा था, क्या इसलिए आया था? तो ये बात एकदम सही है। यह सिस्टम विघटन प्रक्रिया के माध्यम से बनती है जिसमें एक विशाल तारा सुपरनोवा विस्फोट के बिना अंदर की ओर गिर जाता है और यहाँ से प्रकाश की लाइट भी नहीं गुजरती है बच्चे। ये ब्लैक होल वो होते हैं, इसको कृष्ण क्षुद्र कहते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निसार निसार निशार 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 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो, पहला स्टेटमेंट है कि यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के बीच में एक दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक्स एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने के लिए सहयोगी मिशन है। क्या इसको शुरुआत जो किया है ये नासा और यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा किया गया है। तो निशार आपने कई बार पढ़ा होगा, तो निशार ये इसरो और नासा की द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसरो और नासा। तो पहला गलत है, यूरोपीय एजेंसी नहीं है। इस उपग्रह द्वारा पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों की निगरानी की। कार्यक्रम में आप देखोगे एल विंड और एस विंड रडार आवृत्तियों का उपयोग किया जाना शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। वहीं अगर देखो पहला आपका गलत हो जाएगा ना, आंसर आपका आ जाएगा। तीसरा है कि इसका उद्देश्य भूकंप, सुनामी, भूस्खलन ऐसे प्राकृतिक खतरों से संबंध में डेटा प्रदान करने के लिए इसको लाया गया। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। इसके द्वारा आप देखोगे विशिष्ट क्षेत्र की निरंतर निगरानी रखने या करने के क्रम में भूक्षैतिक कक्षा में इसको देखो भूक्षैतिक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा किया जा शामिल है। तो देखो ये चौथा वाला इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये मोटे तौर पर अगर आप देखोगे, क्योंकि एक रवार्ड है उपग्रह के रूप में इसको रखा गया है और ये भूस्थित कक्षा में नहीं होकर के लगभग 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसको सूर्य तालिक या ध्रुवीय कक्षा में आप कार्य करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर चौथा जो गलत है, ठीक है। अब चौथा गलत है ना, तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा, क्योंकि चौथा आपका गलत है और चार सब में दे के रखे हैं, केवल बी को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, बट मैं इनको सोल्व करा देता हूँ। देखिए, एसेट रिकवरी मतलब कि जो आपके एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक में भारत की हाल ही में भागीदारी के संदर्भ में विचार करना है आपको। पहला, प्रवर्तन निदेशालय मतलब कि ईडी के प्रतिनिधित्व वाले भारत को ARINAP की संचालन समिति में सिफारिश किया गया। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है बच्चे? जी हाँ, ये बात एकदम सही है। भारत वर्ष 2026 से आप देखोगे ARINAP की अध्यक्षता करने के साथ इस नेटवर्क को वार्षिक आम बैठक की मेजबानी के रूप में भी करेगा। तो ये बात भी एकदम सही है, 2026 इन्होंने रख दिया टारगेट। वहीं तीसरा कह रहे हैं कि ARINAP में भारत की भागीदारी की G20 प्राथमिकताओं के अनुरूप विशेष रूप से भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने और संपत्ति की वसूली के 9 सूत्री एजेंडे संबंधित रूप से रखे गए। तो यहाँ पर तीसरा भी सही है। तो तीनों बातें करेक्ट हैं, सही पूछा था, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस अभी हुई है, ये चर्चाओं में रही थी। 11वीं आप देखोगे ADMM प्लस बैठक वियतनाम लाओ PDR में आयोजित की गई थी। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, और बिल्कुल ये हार्ड क्वेश्चनों में से है, ये पहली वाली बात, ठीक है। ADMM प्लस फोरम
की सदस्यता 10 आसियान देशों तक सीमित है। देखो इसमें 10 आसियान देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन सब के अलावा 8 अतिरिक्त प्लस देश भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते ऐसे देश भी इसमें शामिल है। तो ये गलत है कि नहीं। तीसरे में कह रहे हैं 11वीं जो ADMM आपकी प्लस बैठक के दौरान में वियतनाम ने पर्यावरण जो परिवर्तन से संबंधित सुरक्षा और चुनौतियों का समाधान करने के क्रम में जलवायु परिवर्तन पर रक्षा रणनीति के विकास का प्रस्ताव भी रखा था। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव खासतौर पर था, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलवायु से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपदा बुनियादी ढांचे सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बढ़ावा देने के लिए पहल को सुझाव दिया था। वियतनाम ने जलवायु परिवर्तन पर ADMM+ की रक्षा रणनीति के विकास का प्रस्ताव नहीं रखा। तो यहाँ पर तीसरा गलत है। अब देखो पूछा है ना आपसे कितने सही होंगे, कौन सा सही है, तो एक सही है, बस आंसर आपको मिल जाता। 2 आप वैसे कर देते तो आंसर आ जाता, तो A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंग्लिश वाला बच्चा है कितना अच्छा, हिंदी वाला बच्चा हो गया सच्चा। करेक्ट आंसर बताएं मेरे बच्चे। बताइएगा करेक्ट आंसर। अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम चलने वाले हैं, क्योंकि क्लास ये समापन की तरफ जा रही है धीरे धीरे, और आपका 90 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन है मैं कहूँगा। मोबिलिटी अर्जेंटमेंट फॉर टेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम मतलब कि मेट्स के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अब 3 स्टेटमेंट हैं, आइए देखो एलिमेंट मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहे हैं इसे 30 या उससे कम आयु के भारतीय नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया है, बात एकदम सही है। इसे भारत से ऑस्ट्रेलिया में कुशल पेशेवरों के स्थायी प्रवासन की सुविधा मिलती है, ये गलत है। तो देखो आपका 2 जहाँ है उसको कट कर दो, राइट आंसर तो सी हो गया। इसका संचालन खासतौर पर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अर्जेंटमेंट मतलब कि MMPA के तहत होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 92 नंबर। हाल ही में शुरू की गई ग्राम पंचायत स्तरीय ग्राम पूर्वानुमान मौसम पूर्वानुमान पहल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ग्राम पंचायत स्तरीय क्या हुआ है, मौसम पूर्वानुमान जो पहल है उसको शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर दें आप। चलिए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया। देखो ग्राम स्तरीय जो आपका मौसम पूर्व अनुमान की बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में 5 दिन के मौसम पूर्व अनुमान के साथ प्रति घंटा अपडेट प्रदान करने पर केंद्रित है। क्या ये ऐसा काम करेगा कि प्रति घंटा इनको अपडेट देता रहेगा, बताता रहेगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखो तो ये बात गलत है, क्योंकि ये प्रति घंटा नहीं देता है, 5 दिन के भीतर ये पूर्वानुमान देता है, प्रति घंटा नहीं देता है, ठीक है। कब देता है, 5 दिन। तो पहला गलत है। इसे पंचायती राज मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा भारत मौसम विभाग के सहयोग से शुरू किया गया। ये तो होंगे, स्वाभाविक है। मौसम पूर्वानुमान डेटा विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों के लिए योजना बनाने और आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध है, ये गलत है। कितने सही हैं, तो केवल एक सही है, बाकी के इसमें पहला और तीसरा गलत है। नेक्स्ट, ये आपके मतलब का क्वेश्चन आ गया है। भारत में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपग्रह, ड्रोन और IoT डेटा का वास्तविक समय विश्लेषण प्रदान करेगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री द्वारा AI समिट 2024 में लॉन्च किया गया था। यह पहल विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सरकारी एजेंसियों के लिए है। पूछा है कितने सही हैं, बता दो बच्चे कितने सही हैं इसमें। देखिए
इसमें केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि इस सुरक्षा के उद्देश्य के लिए उपग्रह, ड्रोन और एआई मतलब कि आईटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डेटा वास्तविक समय का विश्लेषण करता है। परंतु इस समिट की बात कर लें, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो 7वें संस्करण के द्वारा इसको प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, आईटी मंत्री नहीं थे इसमें, ये ध्यान में रखना आपको, क्योंकि स्वतंत्र बाहर वाले द्वारा अधिकारी के तौर पर अपनाया गया। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, तो दूसरा गलत है। तीसरा भी इसमें गलत है, क्योंकि इसमें खास तौर पर आप देखोगे शोधकर्ताओं को स्टार्टअप जैसे डेवलपमेंट्स और उच्च गुणवत्ता वाली विधि जैसे डेटा सेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए जो स्केलेबल, समावेशी और एआई समाधान विकसित करने के लिए इसके आवश्यक रूप से रखा गया। तो यहाँ पर कितने सही हैं, तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बता दो बुकर पुरस्कार क्या है। ये कह रहे हैं ऑर्बिटल पहली अंतरिक्ष थीम आधारित पुस्तक है जिसे बुकर पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो ये खास तौर पर ब्रिटिश की लेखिका जो आपकी सामंथा हॉर्वे ने उपन्यास ऑर्बिटल लिखा था, तो उन्हीं को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये बात एकदम सही है। प्रतिष्ठित साहित्यकार सम्मान प्राप्त करने वाली पहली अंतरिक्ष थीम आधारित पुस्तक के रूप में बन गई है, तो बुकर पुरस्कार को ध्यान में रखना है। कोई भी अंग्रेजी में लिखित उपन्यास चाहे वह कहीं भी प्रकाशित हुई हो, बुकर पुरस्कार के लिए पात्र होती है। कोई भी की बात करते हैं नहीं। ऑर्बिटल जो बुकर पुरस्कार इतिहास का सबसे छोटा उपन्यास होता है, ये सबसे छोटा उपन्यास नहीं होता है बच्चे, ये एक बड़ा उपन्यास के रूप में जाना जाता है, आपको बता दें। ठीक है, सबसे छोटा उपन्यास है कौन सा, बुकर पुरस्कार इतिहास वो है। ठीक है, और जबकि अब तक का सबसे छोटा जो उपन्यास आपका पेनेलोप फिडर्यूल्स मतलब कि आप देखोगे ऑफिसर्स 132 पृष्ठ का है, तो वो रहा है। तो यहाँ पर तीसरा गलत है। कितने सही हैं, पहला इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इस नंबर का क्वेश्चन है 95। बताओ, भारत में पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट्स कनेक्टिविटी सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में, डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट्स कनेक्टिविटी। बीएसएनएल भारत में इस तकनीकी को लॉन्च करने वाला पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता है। यह सेवा बीएसएनएल और अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक के बीच साझेदारी पर आधारित है। तीसरे में कह रहे हैं पारंपरिक सेलुलर जो नेटवर्क के विपरीत इस सेवा के लिए सेलुलर टावर जैसे किसी भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो, अगर हम पहले की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि इसको लॉन्च करने वाला पहला दूरसंचार नहीं है। इन सब के अलावा पहले भी इसको जैसे आप देखोगे बिया सेट के सहयोग से हो चुका है, तो ये ध्यान में आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एकदम सही है, पहला एकदम सही है, पहला सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक नहीं है। कौन सी है यहाँ पर, बिया सेट है, बिया सेट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा गलत है। अब देखो, जब दूसरा गलत है ना, आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाना चाहिए, नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं पारंपरिक सेलुलर नेटवर्क के विपरीत इस सेवा को सेलुलर टावर के किसी भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। ये गलत है, क्योंकि बुनियादी ढांचे की इसको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि टैंक कंपनी एप्पल और गूगल ऐसी सेवाएं पहले लागू कर चुके हैं, लगभग भारत में नहीं है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें सेलुलर टावर लगाए जाते हैं इसकी स्थलीय सहायता के लिए। तो कौन सा सही है, तो इसमें तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। करेक्ट आंसर सी बचा, ए केवल। नेक्स्ट, हाल ही में इंडोनेशिया के बांदा चाहे में एक सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र शिक्षण, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था आपदा प्रतिरोध शहरों के वैश्विक नेटवर्क का विकास। 2030 तक वैश्विक स्तर पर सुनामी तैयार आप देखोगे तटीय समुदायों को साकार करना। 2030 तक चरम मौसमी घटनाओं के प्रति वैश्विक प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। और डी में कह रहे हैं तटीय परिस्थिति तंत्र मतलब कि पुनर्स्थापन हेतु सामुदायिक नेतृत्व की पहलों का समर्थन करना। बताइएगा, देखो ये खास तौर पर क्यों अपनाया गया था, क्योंकि अब देखो कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल न्यू चंद्रा बनाई है अभी। ठीक है, तो अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
तो ये क्यों? क्योंकि वैश्विक सुनामी, तटीय क्षेत्रों, समुदायों को साकार करना, तो ये इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कॉमन सेंस भी अगर आप यूज करेंगे ना तो कई क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेंगे। बताओ बेटा करेक्ट आंसर, वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर दो। बुकार प्राइज, क्वेश्चन देखिएगा क्या है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के बारे में पूछा गया है NMNF। पहला, प्राकृतिक कृषि NF एक रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है जिसमें स्थानीय पशुधन आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धतियाँ और विधिकृत फसल प्रणाली शामिल होती है। क्या ये सब इसमें शामिल किए गए हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए था हाँ, ये बात एकदम सही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है। जी हाँ, ये बात सही है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही है, मतलब किसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और 2025-26 वित्त वर्ष 2025 में लगभग 2481 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में इलेक्शन कमीशन याद है कुछ 124 आर्टिकल। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि आप देखोगे CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो पहले हो सकता है। क्या ये बात सही आपको लगती है? क्या बताइएगा बच्चे, क्या बात सही है? तो ये गलत है, क्योंकि 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष का नहीं होता है, इसमें 6 या 65 होता है, तो पहला गलत है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। देखो ना, केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानमंडल का भी चुनाव करवाता है, तो दूसरा सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब कि CEO को केवल उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय पर लागू होती है, मतलब कि जिस तरीके से उसके न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये भी बात एकदम सही है। तो पहला गलत था इसमें, बाकी आपके दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे। तो पूछा था कौन सा सही है ना, तो इसमें कौन सा सही है? B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 99 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, इसका राइट आंसर आप दें कमेंट्स में। हाल ही में साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट्स पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से प्राप्त हल्दी में लेड मतलब कि सीसा संदूषण का सबसे संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्यों हल्दी के अंदर आप देखोगे सीसा पाया जा रहा है, इसका क्या कारण है? संदूषण। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए लेड आधारित उर्वरकों का उपयोग, हल्दी के खेतों पर औद्योगिक प्रदूषण का प्रभाव, हल्दी के पीले रंग को गहरा करने के लिए जानबूझकर लेड आप देखोगे क्रोमेट का मिलावट, या फिर सिंचाई में उपयोग किए जाने वाले भूजल में लेड की उपस्थिति। बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बताओ। चलिएगा, आज की क्लास के इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है बच्चे, ऐसा क्यों होता है? फिर भी देखो मैं बता देता हूँ, इसमें खास तौर पर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जानबूझकर ऐसा जो लेड के क्रोमेट हल्दी के रंग को और गहरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो C इसका करेक्ट आंसर था। आइए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, CCPI 2025 में 10वें स्थान पर रहा, जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में बना रहा। हालांकि यह पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे खिसक गया। कैसा है? कैसा है? जी हाँ, ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट था कि इसमें भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा, देखो अब देखो ऊर्जा जो उत्सर्जन जो रहा है वो कितना बता रहे हैं, 10.1 टन CO2 समतुल्य, मतलब कि TCO जो E में वैश्विक स्तर के औसत का कितना है, 60.6 टन। अब देखो काफ़ी कम है, ये बात तो सही है, काफ़ी कम है, लेकिन इतना नहीं करते हम, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। हम बहुत कम करते हैं, भारत के लोग इतना प्रदूषण नहीं करते हैं। अब क्या करें कि नंबर ऑफ साइज इतना बढ़ जाता है हमारा बहुत ज़्यादा। अगर आप देखोगे भारत की हम बात कर लें प्रति व्यक्ति की रैंकिंग की, तो ये तो बकवास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो खास तौर पर 2.9 है। ठीक है, 2.9, और वैश्विक की रेंज क्या है, 6.6 है। तो हम कितना करते हैं, 2.9। हमारे यहाँ पर प्रदूषण कम होता है, ये बात निश्चित है, लेकिन अब जनसंख्या इतनी है, मान लीजिए एक एक व्यक्ति कंकड़ उठा ले तो समुद्र को पाट दे, छोटी मोटी को, अरब सागर को कब मतलब कि जो आपके अरल सागर है कब इसको पाट दे। ठीक है, एक एक कंकड़ से। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत था, पहला इसमें सही था, तो C इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए इंग्लिश वाले बच्चे,
चलते चलते आप भी क्वेश्चन को बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ये इसके स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है, सॉरी 99, 30 नहीं है 99 सॉरी। और 100 क्वेश्चन, परफॉर्मेंस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है CPC 2025 के बारे में पूछा गया है। ये ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट हैं और ये ऑप्शंस हैं। चलिए आपने इसका भी राइट आंसर दिया होगा। देखो ये जो आपका टेस्ट नंबर 14 है इट इज़ कंप्लीट हो जाता है बच्चे। आपका जो टेस्ट 14 है, ठीक है, टेस्ट नंबर जो आपका 14 है ये आपका कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। तो बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और क्लासेस में किसी और नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए प्यारे बच्चे सभी मन लगा के पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में आवश्यक रूप से जो आंसर पूछे गए हैं उनका आंसर जरूर दें और हर आंसर का करेक्ट आंसर कमेंट्स करें, तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको सीख मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्यारे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहें, मिलता हूँ क्लासेस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।